नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जानजिम शो में। आज हम समझ रहे हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 को, और फोकस रहेगा अध्याय 11 नगरीय विकास और नगर योजना पर, मतलब शहरों के विकास और प्लानिंग से जुड़े नियम। जी हाँ, बिल्कुल। हम धारा 185 से शुरू करेंगे और अध्याय 11 की हर धारा, हर उपधारा, उसके प्रावधानों को सरल हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि कानूनी भाषा आसान लगे और कोई जरूरी बात छूटे भी नहीं। बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अध्याय 11 की पहली धारा से। धारा 185 भूमिगत उपयोगिताओं के नक्शे। ये किस बारे में है? देखिए, ये धारा कहती है कि जो मुख्य नगरपालिक अधिकारी हैं यानी सीएमओ, उनकी ये ड्यूटी है कि वो अपने नगरपालिका एरिया में जमीन के नीचे जितनी भी सुविधाएं हैं उनके पूरे नक्शे, ड्राइंग्स और डिटेल्स तैयार करवाएं और उन्हें संभाल कर रखें। अच्छा, जमीन के नीचे की सुविधाएं मतलब? जैसे पानी की लाइनें, हाँ, पानी की पाइपलाइन, बिजली के केबल, सीवर लाइन, गैस पाइपलाइन, ये सब। और सिर्फ अंडरग्राउंड ही नहीं, जमीन के ऊपर लगे फायर हाइड्रेंट और सड़कों के मैनहोल्स भी, इनके भी पूरे नक्शे और रिकॉर्ड रखने होंगे। ओके, और ये सब कैसे होगा? ये काम नगरपालिका की जो उपविधियां हैं उनमें बताए गए तरीके से किया जाएगा। और इन नक्शों की गोपनीयता, क्या ये पब्लिक होते हैं? नहीं, ये जरूरी पॉइंट है। इनकी गोपनीयता बनाए रखनी होगी, जैसे कि आरटीआई एक्ट 2005 में कहा गया है। ये संवेदनशील जानकारी मानी जाएगी। समझ गया। मतलब अंडरग्राउंड इंफ्रा का पूरा मैप जरूरी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। धारा 186 केंद्रीय या राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के विषय में विशेष उपबंध। ये उन सड़कों के लिए जो नगरपालिका की नहीं है? जी हाँ, अगर कोई नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है या केंद्र या राज्य सरकार की कोई और सड़क नगरपालिका इलाके से गुजर रही है तो उसके बारे में नियम है। इसमें 2 उपधाराएं हैं। ठीक है, तो पहली उपधारा क्या कहती है? उपधारा 1 ये कहती है कि ऐसी सरकारी सड़कों के मामले में 2 बातें हैं। उपबंध क, नगरपालिका बिना केंद्र या राज्य सरकार जिसकी भी वो सड़क है कि लिखित मंजूरी के उस सड़क पर ऐसा कोई काम करने की इजाजत नहीं देगी जिसके लिए एक्ट के तहत लिखित मंजूरी लेना जरूरी होता है। मतलब नगरपालिका खुद से परमिशन नहीं दे सकती। सही। और उपबंध ख, अगर केंद्र या राज्य सरकार नगरपालिका को कहती है तो नगरपालिका को उस सड़क के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। मतलब सरकार के कहने पर एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, और दूसरी उपधारा, उपधारा 2? ये खास तौर पर राज्य सरकार की सड़कों के लिए है जो नगरपालिका क्षेत्र में है। इस उपधारा के मुताबिक इन सड़कों पर अगर कोई टेम्पररी कब्जा करता है, जैसे कोई स्टॉल लगाता है, तो उसकी अनुमति देने या अतिक्रमण हटाने का कंट्रोल नगरपालिका का होगा। लेकिन उन सड़कों का रखरखाव, उनकी मरम्मत, वो सब राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी रहेगी, नगरपालिका की नहीं। कंट्रोल नगरपालिका का पर मेंटेनेंस सरकार का। दिलचस्प। अब आते हैं त्योहारों पर। धारा 187 उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी परिनिर्माण, जैसे पंडाल वगैरह लगते हैं, उनके नियम। बिल्कुल। त्योहारों, उत्सवों में अक्सर पब्लिक प्लेस पर अस्थायी स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं। ये धारा उसी की अनुमति और शर्तों पर है। इसमें भी 2 उपधाराएं हैं। तो उपधारा 1 क्या कहती है? इसके अनुसार जो सीएमओ है वो किसी त्योहार या उत्सव के मौके पर किसी पब्लिक रोड या जगह पर बूथ, स्टॉल, पंडाल या कोई दूसरा अस्थायी ढांचा बनाने की लिखित अनुमति दे सकते हैं। पर यह अनुमति ऐसे ही नहीं मिलेगी। इसके लिए तय फीस देनी होगी और कुछ शर्तें मानी होंगी, और ये सिर्फ एक फिक्स्ड टाइम के लिए ही होगी। कोई खास शर्त भी है इसमें? हाँ, एक बहुत जरूरी परंतु उपबंध है। वो क्या है? कि ऐसी कोई भी अनुमति देने से पहले उस एरिया के ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज से सलाह लेना जरूरी है। उनकी राय लेनी होगी ताकि ट्रैफिक पे दिक्कत ना हो। अनुमति मिली, उसकी क्या जिम्मेदारी है? वो उपधारा 2 में है। जिसे अनुमति मिली है उसकी जिम्मेदारी है कि जैसे ही परमिशन का टाइम खत्म हो वो उस जगह को वापस पहले जैसी हालत में लाएं। मतलब सब कुछ हटाकर साफ सुथरा करके? जी हाँ, बिल्कुल। और इस तरह से कि सीएमओ संतुष्ट हो कि हाँ, जगह ठीक हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन या रिपेयर के टाइम सेफ्टी की। धारा 188 मार्ग, नाली या परिसर के सन्निर्माण या मरम्मत के दौरान पूर्वावधानियां। ये पब्लिक सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी धारा है।
जब भी नगर पालिका कोई सड़क, नाली या अपनी किसी प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन या रिपेयर का काम करती है, तो सीएमओ को कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। इसमें कई उपबंध हैं। उपबंध का पहली बात, जहां काम चल रहा है वहां ठीक से बाड़ लगवानी होगी, घेराबंदी करनी होगी ताकि वो जगह सुरक्षित रहे। उपबंध ख, ऐसी सारी जरूरी सावधानियां बरतनी होंगी जिनसे सड़क पर या आसपास के घरों में कोई एक्सीडेंट ना हो। उपबंध ग, बिना सीएमओ की लिखित इजाजत के पब्लिक रोड पर कोई भी निर्माण सामग्री जैसे रेत, बजरी या कोई पाड़, स्कैफोल्डिंग वगैरह जमा करने या बनाने पर रोक लगानी होगी। हाँ, अक्सर देखा जाता है कि सामान सड़क पर पड़ा रहता है। जी, उसी पर रोक है। उपबंध घ, जरूरत पड़ने पर किसी भी सड़क को ट्रैफिक के लिए पूरी तरह या थोड़ा बहुत बंद करना होगा। उपबंध ग, और अगर रास्ता बंद किया है तो ट्रैफिक को मोड़ने के लिए मतलब डाइवर्जन का इंतजाम करना होगा। उपबंध च, ये पक्का करना होगा कि काम खत्म होने पर सड़क या नाली वगैरह को वापस उनकी असली हालत में लाया जाए। उपबंध छ, और अगर सीएमओ को लगता है कि कोई जगह खतरनाक या असुविधाजनक हालत में है तो उसकी मरम्मत करवाने या उसे बंद करने के लिए एक्शन लेना होगा, और इसका खर्चा उस जगह के मालिक या कब्जेदार से वसूला जाएगा। काफी सारी जिम्मेदारियां हैं सीएमओ की। अच्छा, इसी से जुड़ा सवाल, क्या आम लोग सड़क पर बिना पूछे गड्ढा खोद सकते हैं या सामान रख सकते हैं? धारा 189 बिना अनुज्ञा किसी मार्ग में न तो काष्ठ जमा किया जाएगा और न गड्ढे खोदे जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये धारा साफ मना करती है। इसमें 2 उपधाराएं हैं। पहली, उपधारा 1, या कोई और कंस्ट्रक्शन मटेरियल जमा करेगा और अगर इजाजत मिल जाए तब भी शर्तें हैं। इजाजत मिलने पर उस आदमी की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने खर्चे पर उस सामान या गड्ढे के चारों ओर ठीक से बाड़ लगाए और रात में वहां रोशनी का इंतजाम करे। ये तब तक करना होगा जब तक सामान हट न जाए या गड्ढा भर न दिया जाए। और ये भी याद रखना है कि नगर पालिका ऐसी परमिशन कभी भी वापस ले सकती है। और अगर कोई नियम तोड़े तो उसके लिए सजा है। उपधारा 2 में उल्लंघन करने पर कम से कम 1000 और ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। और अगर सजा मिलने के बाद भी उल्लंघन जारी रखता है तो हर दिन या रात के लिए 50 से 100 रुपए का एक्स्ट्रा जुर्माना लगेगा। ठीक है, जुर्माना भी तय है। अब चलते हैं फुटपाथ पर। धारा 190, फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध। क्या सड़कों पर फुटपाथ बनाना कंपलसरी है? जी हाँ, ये धारा इसे जरूरी बनाती है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। 3 उपधाराएं हैं इसमें। पहली उपधारा क्या है? उपधारा 1। ये नगर पालिका की ड्यूटी तय करती है कि नगर पालिका को एक मुनासिब टाइम में और अपने बजट के हिसाब से ये पक्का करना होगा कि जिन पब्लिक सड़कों की चौड़ाई तय है उन पर फुटपाथ बनाए जाएं। और फुटपाथ कितना चौड़ा होना चाहिए, ये कौन तय करेगा? ये उपधारा 2 बताती है। नगर पालिका की एक कमेटी होती है, भवन अनुज्ञा और संकर्म समिति। वो अलग-अलग तरह की सड़कों के लिए फुटपाथ की मिनिमम चौड़ाई तय करेगी, लेकिन किसी भी हालत में ये चौड़ाई सड़क के दोनों तरफ 1.5 मीटर 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। 1.5 मीटर मिनिमम? क्या इसमें कोई छूट या बदलाव हो सकता है? हाँ, 2 परंतु बंद हैं। पहला परंतु बंद कहता है कि अलग-अलग एरिया की जरूरतें जैसे रिहायशी मार्केट देखकर समिति चाहे तो एक ही कैटेगरी की सड़क के लिए अलग-अलग मिनिमम चौड़ाई भी तय कर सकती है। और दूसरा परंतु? ये और कि जब भी किसी सड़क की नियमित लाइन तय की जाएगी या बदली जाएगी तो फुटपाथ की इस मिनिमम चौड़ाई वाले नियम का पालन करना ही होगा। ये नियमित लाइन क्या होती है? ये सड़क के किनारे एक तरह की लक्ष्मण रेखा समझ लीजिए, जिसके आगे कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ताकि भविष्य में सड़क चौड़ी करनी हो तो जगह रहे। ओके, और क्या ये चौड़ाई हमेशा के लिए फिक्स है? नहीं, उपधारा 3 कहती है कि ये समिति जरूरत के हिसाब से समय समय पर इस मिनिमम चौड़ाई को बदल भी सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं कोनों पर बने मकानों की। धारा 191, मार्गों के कोने पर भवन। हाँ, जो बिल्डिंग्स 2 सड़कों के कॉर्नर पर होती हैं, ये उनके बारे में है। 3 उपधाराएं हैं इसमें। उपधारा 1 क्या अधिकार देती है नगर पालिका को? ये नगर पालिका को पावर देती है कि वो कॉर्नर पर बनने वाली किसी भी बिल्डिंग के मालिक से कह सकती है कि बिल्डिंग को नीचे से एक तय ऊंचाई तक गोल या तिरछा बनाए। गोल या तिरछा क्यों? ताकि मोड़ पर ट्रैफिक आसानी से घूम सके और ड्राइवरों को साफ दिखे। विजिबिलिटी बढ़ती है इससे। और इतना ही नहीं,
अगर नगर पालिका को लगे कि पब्लिक के लिए जरूरी है तो वो कॉर्नर की जमीन का कुछ हिस्सा एक्वायर भी कर सकती है, मतलब अधिग्रहित कर सकती है। अगर जमीन लेती है नगर पालिका तो मुआवजा? बिल्कुल। उपधारा 2 यही कहती है कि इस तरह ली गई जमीन के लिए नगर पालिका को मुआवजा देना होगा। और मुआवजा कैसे तय होगा? कुछ खास है इसमें। हाँ, उपधारा 3 कहती है कि मुआवजा तय करते समय ये भी देखा जाएगा कि कोना सुधरने से उस बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बड़ी है। उस बढ़ी हुई वैल्यू को मुआवजे में से कम कर दिया जाएगा। अच्छा, मतलब नेट मुआवजा मिलेगा। चलिए अब एक और सिचुएशन। अगर किसी का घर या दुकान सड़क की लाइन से बाहर निकला हुआ है। धारा 192 बहिर्गत भवनों को पीछे करना। बहिर्गत भवन मतलब वही जो सड़क की नियमित लाइन क्रॉस कर गया हो। ये धारा बताती है कि ऐसे केस में नगर पालिका क्या कर सकती है। 4 उपधाराएं हैं। पहली उपधारा, उपधारा 1, ये क्या कहती है? अगर किसी बिल्डिंग का कोई हिस्सा नियमित लाइन से बाहर है तो नगर पालिका नोटिस देकर उसे हटाने या पीछे करने को कह सकती है। नोटिस कब दे सकती है? इसके 2 केस हैं। उपबंध क, अगर बाहर निकला हिस्सा कोई बरामदा, बालकनी, सीढ़ी या ऐसी चीज है जिसे हटाना आसान है तो नोटिस कभी भी दे सकती है। उपबंध ख, और अगर वो मेन बिल्डिंग का ही हिस्सा है तो नोटिस तब दे सकती है जब वो बिल्डिंग काफी हद तक गिर गई हो, जल गई हो या ढह गई हो। तब कहा जाएगा कि या तो उस हिस्से को हटाओ या जब दोबारा बनाओ तो लाइन के अंदर बनाओ। और जो जमीन खाली होगी उसका क्या? वो जमीन जैसा उपधारा 1 में लिखा है पब्लिक रोड का हिस्सा बन जाएगी और नगर पालिका की प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है। और उपधारा 2 में क्या है? ये उस जमीन के बारे में है जो नियमित लाइन के अंदर है लेकिन नगर पालिका की नहीं है और उस पर कोई पक्की बिल्डिंग नहीं बनी है, सिर्फ चबूतरा, बरामदा वगैरह हो सकता है। ऐसे में नगर पालिका मालिक को कम से कम 15 दिन का नोटिस देकर उस जमीन पर कब्जा कर सकती है। अगर जमीन राज्य सरकार की है तो संबंधित अफसर की इजाजत लेनी होगी। ये जमीन भी फिर पब्लिक रोड का हिस्सा बन जाएगी। और इन दोनों केस में मालिक को मुआवजा मिलेगा? हाँ, उपधारा 3 में मुआवजे का प्रावधान है। दोनों तरह की जमीन के लिए मालिक को उसकी कीमत और नुकसान का मुआवजा नगर पालिका देगी। अगर मुआवजे पर झगड़ा हो तो उसका फैसला धारा 295 के हिसाब से होगा। हाँ, लेकिन अगर मामला धारा 243 खतरनाक भवन गिराना का है तो कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। और मुआवजा फाइनल होने के बाद? उपधारा 4 कहती है कि मुआवजा तय होने पर या धारा 243 में भवन गिरने पर नगर पालिका मुआवजा देकर अगर बनता है तो जमीन पर कब्जा कर सकती है और उसे साफ करवा सकती है। समझ गया। अब एक छोटा लेकिन जरूरी नियम, धारा 193 भवनों की सतह। जी, ये पानी की निकासी के बारे में है। सीधा सा नियम है कि कोई भी नई बिल्डिंग ऐसे लेवल से नीचे नहीं बनाई जाएगी कि उसका पानी बारिश का या इस्तेमाल का बहकर पास की पब्लिक नाली या नाले या सोकपेट या नगर पालिका द्वारा बताई गई किसी और जगह में आसानी से न जा सके। मतलब बिल्डिंग का फ्लोर लेवल इतना ऊंचा हो कि पानी रुके नहीं, निकल जाए। बिल्कुल, ड्रेनेज का ध्यान रखना जरूरी है। चलिए अब आते हैं इस अध्याय की सबसे बड़ी और शायद सबसे महत्वपूर्ण धारा पर। धारा 194 समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित उपबंध। ये तो हर तरह के कंस्ट्रक्शन को कवर करती होगी। जी हाँ, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की पूरी A to Z है। परमिशन कैसे मिलेगी, क्या शर्तें होंगी, उल्लंघन हुआ तो क्या होगा, सजा क्या है, सब कुछ। काफी लंबी है, 12 उपधाराएं हैं इसमें, ध्यान से समझना होगा। बिल्कुल। शुरू करते हैं उपधारा 1 से। किन कामों के लिए परमिशन चाहिए? देखिए, नगर पालिका एरिया में कोई भी व्यक्ति अगर इनमें से कोई भी काम करना चाहता है तो उसे काम शुरू करने से पहले नगर पालिका में अप्लाई करना होगा। क, कोई नई बिल्डिंग बनानी है, ख, किसी पुरानी बिल्डिंग को दोबारा बनाना है या उसमें कोई तात्विक परिवर्तन या परिवर्तन करना है। ग, बिल्डिंग का कोई बाहरी हिस्सा जैसे बालकनी, छज्जा, सीढ़ी वगैरह बनाना या दोबारा बनाना है। घ, किसी भी तरह का कुआं या बोरिंग बनाना है या पुराने को गहरा करना है। एप्लीकेशन एक तय फॉर्म में देना होगा और साथ में वो डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे जो उपधारा 2 में बताए हैं। ये तात्विक परिवर्तन या परिवर्तन क्या होता है? हाँ, इसका मतलब स्पष्टीकरण में दिया है। मतलब अगर आप बिल्डिंग के सेटबैक, खुली जगह, कवरेज एरिया, ऊंचाई, लैंड यूज जैसे घर को दुकान बनाना या पार्किंग एरिया जहां जरूरी है में कोई भी बदलाव कर रहे हैं तो वो इसमें आएगा। ठीक है।
और एप्लीकेशन के साथ क्या क्या लगाना है, ये उपधारा 2 में होगा। जी, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। IV जमीन या बिल्डिंग पर अपने ओनरशिप के सारे डॉक्यूमेंट्स और एक एफिडेविट कि ये डॉक्यूमेंट्स असली है और ओनरशिप पर कोई झगड़ा नहीं है। जो तय फीस है उसकी रसीद की कॉपी। IV नक्शों, प्लान्स और साइट प्लान की 6 कॉपियां। नक्शे में सब दिखाना होगा, क्या बन रहा है, कितनी ऊंचाई, कितना एरिया कवर होगा, खुली जगह, सेटबैक, पार्किंग, वेंटिलेशन वगैरह। जो भी काम प्रस्तावित है उसे अलग रंग से दिखाना होगा। IV और कोई जानकारी या डॉक्यूमेंट जो नगरपालिका मांगे। और सबसे जरूरी, ये सारे नक्शे और प्लान किसी क्वालिफाइड और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट या इंजीनियर से साइन और सर्टिफाई होने चाहिए। वो आर्किटेक्ट इंजीनियर नगरपालिका, UIT, JDA, चीफ टाउन प्लानर या सरकार द्वारा अधिकृत किसी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स की जांच कैसे होगी? क्या नगरपालिका टाइटल चेक करेगी? उपधारा 3, उपधारा 3 ये साफ करती है। नगरपालिका सिर्फ ये देखेगी कि जमीन या बिल्डिंग कहीं सरकारी तो नहीं है, वो टाइटल के झगड़ों में नहीं पड़ेगी। बस ये जरूरी है कि अप्लाई करते समय एप्लीकेंट के पास उस जमीन या बिल्डिंग का कानूनी कब्जा हो। और एक परंतु उपबंध भी है कि नगरपालिका की परमिशन मिलने का मतलब ये नहीं है कि एप्लीकेंट का टाइटल प्रूव हो गया, वो अलग मामला है। ठीक है। एप्लीकेशन जमा होने के बाद क्या होगा? टाइम लिमिट वगैरह? उपधारा 4। जी, उपधारा 4 प्रक्रिया और टाइमलाइन बताती है। नगरपालिका चाहे तो नियम बनाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने की सुविधा दे सकती है। एप्लीकेशन मिलने के 2 महीने के अंदर नगरपालिका को फैसला लेना होगा। वो लिखकर बताएगी कि एप्लीकेशन मंजूर है, नामंजूर है या उसमें कोई बदलाव किया गया है या कोई शर्तें लगाई हैं। और अगर 2 महीने में जवाब ना आए तो एप्लीकेंट नगरपालिका को 1 महीने का साफ नोटिस देगा। अगर नोटिस के बाद भी कोई जवाब नहीं आता तो एप्लीकेंट कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकता है। इसे डीम्ड परमिशन यानी मानित अनुमति माना जाएगा। लेकिन एक परंतु उपबंध है कि डीम्ड परमिशन में भी एप्लीकेंट और उसके आर्किटेक्ट इंजीनियर की जिम्मेदारी होगी कि सारा काम कानून, नियम और उपविधियों के हिसाब से ही हो। उल्लंघन हुआ तो वो जिम्मेदार होंगे। अच्छा, क्या बड़ी बिल्डिंग्स के लिए कोई एक्स्ट्रा स्टेप है? हाँ, उपधारा 5 अगर एप्लीकेशन किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 15 मीटर से ऊंची या किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स 500 वर्ग मीटर से ज्यादा एरिया के लिए है तो नगरपालिका परमिशन देने से पहले राज्य सरकार के रीजनल टाउन प्लानर से सलाह जरूर लेगी। और नॉन रेजिडेंशियल या बेसमेंट वगैरह के लिए? उसके लिए उपधारा 6 है। नगर पालिका नियम बनाएगी ताकि परमिशन की शर्तों, स्टैंडर्ड्स, प्रोसेस में एक रूपता रहे। अगर एप्लीकेशन नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, कॉम्प्लेक्स या बेसमेंट के लिए है, एरिया चाहे कुछ भी हो, तो नगर पालिका परमिशन से पहले एरिया के टाउन प्लानर से सलाह लेगी। ये देखेगी कि प्लान नियमों के हिसाब से है या नहीं। अब कंस्ट्रक्शन शुरू करने और इंस्पेक्शन की बात। उपधारा 7 उपधारा 7 कंस्ट्रक्शन शुरू करने और उसके बाद की बातें बताती है। कोई भी आदमी बिना नगरपालिका की लिखित परमिशन के कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं करेगा। सिर्फ एक छूट है जो आगे आएगी। नगरपालिका को 2 महीने में फैसला करना है। अगर 2 महीने में खबर न मिले तो एप्लीकेंट 1 महीने का नोटिस देगा। नोटिस के बाद भी फैसला न हो तो एप्लीकेंट शुरू कर सकता है डीम्ड परमिशन, लेकिन सारे नियम मान्य होंगे। अब वो छूट, अगर प्लॉट 250 वर्ग मीटर से कम है और सिर्फ ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर यानी G+1 की सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट बन रही है और टोटल हाइट 10 मीटर से ज्यादा नहीं है, तो लिखित परमिशन की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, छोटे मकानों के लिए छूट है? हाँ, लेकिन ये छूट परकोटे वाले शहर या हेरिटेज एरिया में लागू नहीं होगी। CMO या उनका कोई ऑथराइज्ड अफसर कभी भी साइट पर जाकर इंस्पेक्शन कर सकता है, नाप तोल कर सकता है, देख सकता है कि काम प्लान के हिसाब से हो रहा है या नहीं। अगर उल्लंघन हो रहा है तो वो नोटिस देकर उसे हटाने को कह सकता है। बिना परमिशन वाले काम को तुरंत रोकने का ऑर्डर भी दे सकता है। नियमों को लागू करने के लिए CMO या अफसर चाहें तो पूरी प्रॉपर्टी या उसके हिस्से को सील भी कर सकते हैं
और कुछ समय के लिए उसका इस्तेमाल रोक सकते हैं। बाप रे, सीलिंग की पावर भी है। अच्छा, अगर कंस्ट्रक्शन के साथ लैंड यूज चेंज का भी मामला हो तो उपधारा 8 लागू होगी। अगर एप्लीकेशन में लैंड यूज चेंज भी शामिल है, जिसकी परमिशन धारा 118 में अलग से लेनी होती है, तो नगर पालिका बिल्डिंग परमिशन पर खुद फैसला नहीं करेगी। वो एप्लीकेशन को राज्य सरकार या संबंधित अथॉरिटी को भेज देगी और एप्लीकेंट्स को बता देगी कि जब तक लैंड यूज चेंज की परमिशन ना मिले तब तक काम शुरू ना करे। ठीक है, अब मान लीजिए बिल्डिंग बन गई, उसके बाद क्या? कोई सर्टिफिकेट लेना होता है? हाँ, खास तौर पे बड़ी बिल्डिंग्स के लिए उपधारा 9 ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट अधिभोग प्रमाण पत्र के बारे में है। अगर बिल्डिंग 15 मीटर से ऊंची है तो बनने के बाद, लेकिन उसमें रहने या इस्तेमाल करने से पहले मालिक को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा। साथ में अपने आर्किटेक्ट इंजीनियर का सर्टिफिकेट भी लगाना होगा कि बिल्डिंग स्ट्रक्चरली सेफ है। सीएमओ फिर इंस्पेक्शन करवाएंगे, सब ठीक होने पर सर्टिफिकेट जारी करेंगे। अगर कमी होगी तो ठीक करने को कहेंगे। मालिक की जिम्मेदारी है कि बिना सर्टिफिकेट के बिल्डिंग यूज ना करे, ना करने दे। और अगर कोई बिना सर्टिफिकेट के यूज करे तो ख में सजा है। कोर्ट से सजा होने पर कम से कम 30,000 और ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए का जुर्माना। और अगर उल्लंघन जारी रहता है तो रोज का 500 रुपए एक्स्ट्रा जुर्माना। काफी भारी जुर्माना है। अब आते हैं सजा के प्रावधानों पर। अगर कोई ये सब नियम तोड़े तो क्या होगा? उपधारा 10 इसी के लिए है। जी हाँ, उपधारा 10 में अलग अलग उल्लंघनों के लिए सजा बताई गई है। अगर कोई बिना अप्लाई किए या बिना परमिशन के कंस्ट्रक्शन करता है उपधारा 1 वाले काम, तो उसे 1 से 3 महीने की जेल या 20,000 से 50,000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर परमिशन ली लेकिन प्लान या शर्तों का उल्लंघन करके बनाया, तो 15 से 45 दिन की जेल या 10,000 से 20,000 रुपए जुर्माना या दोनों। अगर वो छोटे घर वाली छूट साथ का फायदा लिया लेकिन शर्तें तोड़ दी, तो भी सजा वाली है, 15 से 45 दिन जेल या 10-20,000 जुर्माना या दोनों। अगर आर्किटेक्ट इंजीनियर ने गलत नक्शा सर्टिफाई कर दिया जो नियमों के खिलाफ है, तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और 1 से 2 महीने की जेल या 5,000 से 10,000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है। आर्किटेक्ट इंजीनियर की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अगर किसी ने जाली डॉक्यूमेंट दिए, गलत बयानी की या एफिडेविट में सच छिपाया, तो उस पर आईपीसी के तहत धोखाधड़ी वगैरह का केस चलेगा। सीएमओ की ड्यूटी है कि तुरंत क्रिमिनल केस शुरू करे। अगर कोई नगर पालिका अफसर जानबूझकर टाइम लिमिट जैसे 2 महीने में परमिशन देना का पालन नहीं करता, तो उसे भी 1 महीने तक की जेल या 5-10 हजार जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर इलाके का जिम्मेदार कर्मचारी जैसे जमादार, इंस्पेक्टर जानबूझकर अवैध निर्माण की रिपोर्ट नहीं करता या रोकता नहीं, तो उसे धारा 245(18) के तहत सजा मिलेगी। नगर पालिका को बिना परमिशन या उल्लंघन वाले किसी भी काम को रोकने की शक्ति होगी। और सजा जुर्माने के अलावा नगर पालिका को ऐसे किसी भी अवैध निर्माण को पूरा या अधूरा तोड़ने या गिरवाने की भी पावर होगी। यानी सजा, जुर्माना और डेमोलिशन तक हो सकता है। बहुत सख्त प्रावधान है। क्या इस धारा में कुछ और भी है? उपधारा 11 ये ड्राई लेट्रिन शुष्क शौचालय के बारे में है। नगर पालिका इनके निर्माण की अनुमति नहीं देगी और अगर कोई बनाता है या रखता है तो उसे तुड़वाने का एक्शन लेगी। ठीक है। अब अगर कोई नगर पालिका के इन ऑर्डर से खुश नहीं है तो क्या अपील हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। उपधारा 12 अपील का रास्ता बताती है। अगर कोई व्यक्ति नगर पालिका या उसकी कमिटी या किसी ऑफिसर के आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वो ऑर्डर की तारीख से 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है। अपील राज्य सरकार या उसके द्वारा तय किए गए अधिकारी को की जाएगी। अपील किसको करनी है, ये कैसे पता चलेगा? धारा में एक टेबल दी है, उसका सार ये है। नगर निगम या नगर परिषद के केस में अपील डायरेक्टर लोकल बॉडीज जयपुर को, सेकंड क्लास नगर पालिका के केस में संबंधित एडिशनल डायरेक्टर लोकल बॉडीज को, और थर्ड और फोर्थ क्लास नगर पालिका के केस में संबंधित डिप्टी डायरेक्टर रीजनल लोकल बॉडीज को अपील होगी। ये धारा 194 तो अपने आप में एक पूरा एक्ट लगती है। अच्छा, इसके बाद एक नई धारा भी जुड़ी है, धारा 194 का। कुछ क्षेत्रों में अनुमति के बिना भवन निर्माण प्रतिषिद्ध करने की राज्य सरकार की शक्ति, ये क्या है? जी, ये बाद में जोड़ी गई।
ये राज्य सरकार या उसके ऑथराइज्ड ऑफिसर को स्पेशल पावर देती है। वो चाहे तो पब्लिक इंटरेस्ट में नोटिफिकेशन जारी करके किसी भी नगरपालिका एरिया के किसी हिस्से में बिना राज्य सरकार की परमिशन के हर तरह के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा सकते हैं। पूरी रोक? हाँ, पूरी रोक। और अगर कोई इस रोक का उल्लंघन करता है तो उस पर 20,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और अगर कंस्ट्रक्शन नोटिफिकेशन की शर्तों के खिलाफ है तो सरकार या अफसर उसे तुड़वा भी सकते हैं। अच्छा, ये सरकार की विशेष शक्ति है। अब आते हैं अपार्टमेंट्स पर। धारा 195, निवासियों के संगम द्वारा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सों का रखरखाव। इनके मेंटेनेंस का क्या सिस्टम है? ये धारा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स या अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस के बनने के बाद उनके रखरखाव के लिए है। इसमें 2 उपधाराएं और एक स्पष्टीकरण है। उपधारा 1 क्या कहती है? ये बिल्डर, डेवलपर और फ्लैट दुकान मालिकों की मिलीजुली जिम्मेदारी तय करती है। जैसे ही कॉम्प्लेक्स रहने लायक तैयार होता है, उन्हें उसके मेंटेनेंस के लिए एक रेजिडेंस एसोसिएशन यानी निवासियों का संगम बनाना होगा। इसे रजिस्टर भी करवाना होगा। बिल्डर की कुछ और ड्यूटीज भी हैं। पहला, परमिशन अप्लाई करते समय ही उसे कॉमन एरिया और सुविधाओं, पार्किंग समेत का ब्यौरा देना होगा। दूसरा, उसे मेंटेनेंस के लिए एक ठीक-ठाक कॉर्पस फंड बनाना होगा और जैसे ही एसोसिएशन बने उसे सौंपना होगा। तीसरा, कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी और बाकी कॉमन सुविधाओं का मेंटेनेंस भी एसोसिएशन बनते ही उसे सौंपना होगा। चौथा, और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी एसोसिएशन को देने होंगे, जैसे अप्रूव्ड प्लान और परमिशन लेटर, लिफ्ट, जनरेटर वगैरह की वारंटी, लैंड ओनर्स एग्रीमेंट अगर है तो, और सीवर पानी सप्लाई का डिजाइन। अगर बिल्डर ये सब ना करे तो उपधारा 2 कहती है कि जब तक बिल्डर ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करता, नगर पालिका उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देगी। अच्छा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट रुक जाएगा। इसमें कुछ परिभाषाएं भी हैं? हाँ, स्पष्टीकरण में 3 टर्म्स डिफाइन किए हैं: स्वामी, ओनर, निवासी, रेजिडेंट, और निवासियों का संगम, रेजिडेंट्स एसोसिएशन। इनका मतलब वही है जो आमतौर पर समझा जाता है: मालिक, रहने वाला और उनकी रजिस्टर्ड मेंटेनेंस बॉडी। ये तो अपार्टमेंट में रहने वालों के लिए बहुत काम की धारा है। अगली धारा देखते हैं, धारा 196, अनुज्ञा और सन्निर्माण की विशिष्टियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाना। ये किस बारे में है? ये ट्रांसपेरेंसी के लिए है, जानकारी देने के लिए। 2 उपधाराएं हैं। उपधारा 1 क्या करने को कहती है? ये कहती है कि नगर पालिका एरिया में जो भी कोई बिल्डिंग बना रहा है, व्यक्ति या एजेंसी, उसे काम शुरू करने से पहले साइट पर एक ऐसी जगह जहां आसानी से दिखे एक बोर्ड लगाना होगा। बोर्ड कम से कम 4x4 फुट का हो, मजबूत हो, टिन या लकड़ी का, कागज या कपड़े का नहीं। उस पर हिंदी में ये जानकारी साफ साफ लिखनी होगी। पहला, बनाने वाले का नाम, पता, फोन नंबर। दूसरा, साइट का ब्यौरा, प्लॉट नंबर, मालिक का नाम, पता, फोन नंबर। तीसरा, नगर पालिका से मिली परमिशन का नंबर और तारीख अगर परमिशन ली है तो। चौथा, क्या बन रहा है, यूज, कितनी मंजिलें, कितनी यूनिट्स, एरिया, पार्किंग यूनिट्स अगर है तो। पांचवा, काम शुरू होने की तारीख और पूरा होने की अनुमानित तारीख। छठा, और अगर उस काम के लिए धारा 194(7) घ के तहत परमिशन जरूरी नहीं थी तो उसका कारण भी लिखना होगा। ये तो अच्छी बात है, सारी जानकारी साइट पर ही मिल जाएगी। और अगर कोई ये बोर्ड ना लगाए तो अब धारा 2 में सजा है, 50,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। अच्छा खासा जुर्माना है। अब सेफ्टी से जुड़ी एक और धारा, धारा 197, मरम्मत इत्यादि के दौरान होर्डिंग लगाना। जी, ये भी पब्लिक सेफ्टी के लिए है, खासकर जब काम सड़क के किनारे हो रहा हो। 2 उपधाराएं। उपधारा 1 क्या कहती है? अगर कोई किसी बिल्डिंग का ऐसा कंस्ट्रक्शन, डेमोलिशन या रिपेयर कर रहा है जिससे पास की सड़क या फुटपाथ पर कोई रुकावट, खतरा या दिक्कत हो सकती है, तो उसे काम शुरू करने से पहले 2 काम करने होंगे। क, नगर पालिका से लिखित लाइसेंस लेना होगा। हाँ। ख, और उस रास्ते को काम की जगह से अलग करने के लिए पर्याप्त ऊंचाई की होर्डिंग जैसे टिन शीट्स या बाड़ लगानी होगी। उसे ठीक हालत में रखना होगा, रात में रोशनी करनी होगी और जब तक जरूरत हो या जब नगर पालिका कहे तब तक लगाए रखना होगा, फिर हटाना होगा। और इसका उल्लंघन करने पर उपधारा 2 के अनुसार कम से कम 1000 से 2000 रुपए का जुर्माना, और अगर उल्लंघन जारी रहता है तो रोज का 50 से 100 रुपए एक्स्ट्रा जुर्माना। ठीक है। अब एक अहम सवाल,
प्राइवेट कॉलोनियों की सुविधाओं का क्या? धारा 198 सुख सुविधाओं के रखरखाव का उत्तरदायित्व लेना। क्या नगरपालिका किसी प्राइवेट डेवलपर की बनाई कॉलोनी की सड़कें, पार्क वगैरह का मेंटेनेंस टेक ओवर करती है? कर सकती है, लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं। शर्तें हैं इसमें। धारा कहती है कि नगरपालिका किसी दूसरी अथॉरिटी, एजेंसी या व्यक्ति द्वारा बनाई गई किसी स्कीम या कॉलोनी की सुविधाओं, एमिनिटीज का मेंटेनेंस तब तक अपने हाथ में नहीं लेगी जब तक 2 शर्तें पूरी न हों। पहली, उन सुविधाओं के सारे रिकॉर्ड्स, प्लान, स्पेसिफिकेशंस, डिजाइन वगैरह नगरपालिका को न सौंप दिए जाएं। दूसरी, और नगरपालिका खुद संतुष्ट न हो जाए कि ये सुविधाएं कानूनों के हिसाब से ही बनी हैं। और अगर सुविधाओं में कुछ कमी हो तो? मान लीजिए सड़क ठीक नहीं बनी। तो उसके लिए परंतु उपबंध है। अगर नगरपालिका को लगता है कि कुछ कमियां हैं जिन्हें ठीक किया जा सकता है, तो वो उस अथॉरिटी, एजेंसी, व्यक्ति से कहेगी कि या तो कमियां ठीक करो या फिर उन कमियों को ठीक करने का जो खर्चा आएगा वो कमी पूर्ति शुल्क यानी डेफिशिएंसी चार्जेस के रूप में जमा कराओ। जब कमियां ठीक हो जाएंगी या पैसा मिल जाएगा, तब नगरपालिका मेंटेनेंस लेने पर विचार कर सकती है। और ये सुख सुविधाएं या एमिनिटीज में क्या क्या आता है? स्पष्टीकरण में बताया है, इसमें सड़कें, पुल, पार्क, खेल के मैदान, पानी, गैस, बिजली की लाइनें, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज, सीवर, सफाई, खुली जगह और दूसरी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज शामिल हैं। सरकार चाहे तो और चीजें भी जोड़ सकती है। यानी डेवलपर को सब ठीक करके या हर्जाना देकर ही हैंडओवर करना होगा। और इसी से जुड़ी है इस अध्याय की आखिरी धारा, धारा 199, अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों का सौंपा या ग्रहण किया जाना। जी, ये बताती है कि नगरपालिका किसी दूसरी एजेंसी या व्यक्ति की बनाई पूरी कॉलोनी या स्कीम को अपने अंडर कब लेगी। नगरपालिका ऐसी कॉलोनी तब तक एक्वायर नहीं करेगी जब तक कि या तो उस कॉलोनी के प्लान पहले से नगरपालिका ने अप्रूव न किए हों, या फिर वो कॉलोनी कानूनों और नियमों के हिसाब से न बनी हो। और इसके अलावा नगरपालिका टेक ओवर करने से पहले ये भी पक्का करेगी कि धारा 198 वाली सारी जरूरी सुविधाएं वहां हैं या उनकी कमी का पैसा मिल गया है, और कॉलोनी के सारे रिकॉर्ड्स, टाइटल, प्लान, डिजाइन वगैरह नगरपालिका को मिल गए हैं। और जब नगरपालिका कॉलोनी को टेक ओवर कर लेती है तब उस कॉलोनी में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, प्लॉट वगैरह, उनके डिस्पोजल का अधिकार नगरपालिका को मिल जाएगा स्कीम के नियमों के तहत। और सारी पब्लिक प्रॉपर्टी, सड़कें, पार्क आदि नगरपालिका में निहित हो जाएंगी, मतलब नगरपालिका की बन जाएंगी और उनका मेंटेनेंस भी उसी की जिम्मेदारी होगी। तो ये था राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 11 का, मतलब धारा 185 से 199 और 194 का तक का विश्लेषण। हमने कोशिश की कि हर छोटी बड़ी बात सरल शब्दों में समझाई जाए। हाँ, उम्मीद है कि नगरीय विकास और योजना से जुड़े इन नियमों की जो बारीकियां हैं, उनका जो क्रम है, वो सब स्पष्ट हुआ होगा। ये नियम सिर्फ ये नहीं बताते कि शहर कैसे बने, बल्कि ये भी तय करते हैं कि सब कुछ सुरक्षित हो, योजना से हो, नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखा जाए, और इसमें बिल्डर, नागरिक, नगरपालिका सब की जिम्मेदारियां भी तय होती हैं। बिल्कुल, और इन नियमों को देखकर ये भी सोचने पर मजबूर होते हैं कि आज जिस तेजी से शहर बदल रहे हैं, क्या ये नियम पूरी तरह से काफी हैं या इनमें समय के साथ और बदलाव की जरूरत है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। खैर, यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। जी, और इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पसंद आया हो तो लाइक भी जरूर करें। आपके कोई सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सुनने के लिए धन्यवाद।